नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्विकास वितरण क्षेत्र परियोजना का शुभारंभ किया। 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 वर्षों में भारत के विकास को गति देने में ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल दिन में 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की लत से निपटने के लिए संबद्ध एजेंसियों और राज्यों के बीच समन्वय का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भाजपा समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरित किए। दिल्ली और झारखंड के देवघर के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू। भारत ने कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा और खाद्य संकट का तत्काल समाधान करने को कहा। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने रजत और गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री ने विद्युत मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का आज शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाना है। इस योजना को वित्त वर्ष 2021-22 से 5 वर्षों की अवधि के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है। श्री मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 योजना का उद्घाटन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। प्रधानमंत्री ने 5,200 करोड़ रुपए से अधिक लागत की एनटीपीसी की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने तेलंगाना के 100 मेगावाट, केरल में 92 मेगावाट सौर परियोजना का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों के दौरान बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि आज देश में भरपूर मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है और निर्यात भी किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सभी योजनाओं को पूरी ऊर्जा और त्वरित गति के साथ लागू कर रही है। बीते वर्षों में हमने ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली बहुत सी कमियों को दूर कर पावर सेक्टर को मजबूती दी है। आजादी के 70 साल बाद भी 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी। आज के नए भारत में गांव-गांव में लोग बिजली का उत्पादन कर सके, इस दिशा में काम हो रहा है। कुसुम जैसी योजनाओं से हमारे किसान अन्नदाता भी हैं, ऊर्जादाता भी बन रहे हैं, अपनी आय बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 25 वर्ष में भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने में ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीवन और व्यापार सुगमता के लिए ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। आजादी के इस अमृत काल में भारत ने अगले 25 वर्षों के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी सेक्टर की मजबूती ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी जरूरी है और ईज ऑफ लिविंग के लिए भी उतनी ही अहम है। श्री मोदी ने कहा कि हजारों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं हरित ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज लद्दाख और गुजरात में 2 बड़ी हाइड्रोजन परियोजनाओं पर काम शुरू हो रहा है। हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना लद्दाख में होगी और इससे वाहनों के लिए हरित हाइड्रोजन उपलब्ध होगा।
ये देश में पहली परियोजना है जिससे हाइड्रोजन आधारित व्यावसायिक परिवहन संभव होगा। श्री मोदी ने बताया कि पिछले 8 वर्ष के दौरान लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई। एक राष्ट्र एक ग्रिड देश की मजबूती बन रहा है। ज्यादा से ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए, पूरे देश में बिजली के प्रभावी वितरण के लिए, ट्रांसमिशन से जुड़े पुराने नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए, देश के करोड़ों घरों तक बिजली कनेक्शन पहुंचाने के लिए हमने पूरी शक्ति लगा दी। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा ये है कि आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी। पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1,70,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई। वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है। पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1,70,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गई हैं। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के संदर्भ में दुनिया में शीर्ष 4-5 देशों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को जल्द से जल्द अपने लंबित बिजली भुगतान चुका देने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापार और जीवन की सुगमता की तरह ही न्याय में सुगमता भी बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में पहले अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण त्वरित न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय प्रदान करने के साथ साथ समाज के लिए न्यायिक प्रणाली तक पहुंच होना भी महत्वपूर्ण है। इसमें न्यायिक बुनियादी ढांचा अहम भूमिका निभाता है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश की न्यायिक प्रणाली की अवसंरचना को मजबूत करने के लिए तेजी से काम किया गया। हमारे संविधान का आर्टिकल 39A ने लीगल एड को बहुत प्राथमिकता दी है। इसका महत्व हम देश में लोगों के भरोसे से देख सकते हैं। हमारे यहाँ सामान्य से सामान्य मानवी को ये विश्वास होता है कि अगर कोई नहीं सुनेगा तो अदालत के दरवाजे खुले हैं। न्याय का ये भरोसा हर देशवासी को ये एहसास दिलाता है कि देश की व्यवस्थाएं उसके अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और फिनटेक क्षेत्र में भारत के नेतृत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की शक्ति को दर्शाने का इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू किए जा रहे हैं। ई कोर्ट मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट शुरू की जा रही है। ट्रैफिक वायोलेशन जैसे अपराधों के लिए 2400 घंटे चलने वाली कोर्ट से काम करना शुरू कर दिया। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वर्चुअल माध्यम से 1 करोड़ से अधिक मुकदमों की सुनवाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि अमृतकाल हमारे दायित्वों को निभाने का समय है। आजादी के 75 साल का ये समय हमारे लिए कर्तव्य काल का समय है। हमें ऐसे सभी क्षेत्रों पर काम करना होगा जो अभी तक उपेक्षित रहे हैं। देश में अंडर ट्रायल कैदियों से जुड़े मानवीय विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में बंद हैं। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन कैदियों को कानूनी सहायता देने का जिम्मा उठा सकती है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि जिला स्तर पर न्यायपालिका को मजबूत करना समय की मांग है। न्यायमूर्ति रमणा ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण सभी हितधारकों के साथ सहयोग कर रहा है ताकि विचाराधीन मुकदमों में राहत मिल सके। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस महीने की 16 तारीख से विचाराधीन कैदी रिहाई समीक्षा समिति एट 75 अभियान शुरू किया है। इसमें उन कैदियों की पहचान की जा सकेगी जिनकी रिहाई के लिए समीक्षा समिति सिफारिश कर सके।
सम्मेलन में सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में समानता लाने के लिए एकीकृत प्रक्रिया के सृजन पर विचार विमर्श होगा। देश में कुल 676 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की लत से निपटने के लिए संबद्ध एजेंसियों और सभी राज्यों के बीच समन्वय का आह्वान किया है। चंडीगढ़ में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय पिछले 7 वर्षों के दौरान कई कदम उठाए हैं जिनके शानदार परिणाम सामने आए हैं। हमें आने वाली पीढ़ी को तबाही और बर्बादी से बचाना तो चाहते ही, ये हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य होना भी चाहिए, परंतु साथ साथ नशे के व्यापार से जो डर्टी मनी जनरेट होती, जो एक प्रकार का धन जनरेट होता है, जिसको देश के खिलाफ उपयोग किया जाता है, उसको भी रोकना हमारी देश की सुरक्षा के लिए इतना ही महत्वपूर्ण। इसलिए जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत सरकार ने ड्रग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया है। श्री शाह ने कहा कि मादक द्रव्यों की तस्करी नियंत्रित करने के लिए दर्ज मामलों में 200% और गिरफ्तारी में 260% की वृद्धि हुई। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में 20,000 करोड़ रुपए के मादक द्रव्य जब्त किए गए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भारत कृषि उपज के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में है। नई दिल्ली में कृषि बुनियादी ढांचा कोष पुरस्कार समारोह में श्री तोमर ने कहा कि कोविड महामारी के समय कृषि क्षेत्र ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि इस दौरान अन्य क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार द्वारा शुरू किया गया कृषि बुनियादी ढांचा कोष नए प्रतिमान बना रहा है। कृषि बुनियादी ढांचा कोष बनाने का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और निर्यात बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र को रोजगारपरक बनाना था। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति और कार्यशैली को बदल दिया है। पटना में ग्राम संसद में श्री नड्डा ने कहा कि पार्टी समाज के उन लोगों को जो विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, सभी सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 1 रुपए में से केवल 15 पैसे गरीब लोगों तक पहुंचते थे, लेकिन मोदी सरकार में कल्याणकारी योजना की 100% राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में स्थानांतरित की जा रही है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको और सरलीकरण करते हुए समाज के वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, किसान, युवा, महिलाएं जो छूट गई थी, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया। उन्होंने उस अंत्योदय को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास में उसको रास्ता दिखाने का काम किया। श्री नड्डा ने पार्टी के 2 दिवसीय संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह कल समापन समारोह को संबोधित करेंगे। देश भर से भाजपा के 700 से अधिक प्रतिनिधि बैठक में शामिल हो रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जी हां, ये आपके द्वारा दिया हुआ आयकर ही तो है जो राष्ट्र निर्माण और विकास की विभिन्न योजनाओं को संभव बना रहा है और देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है। तो आगे बढ़िए और एक ईमानदार टैक्स पेयर होने के नाते निर्धारण वर्ष 2022-23 की अपनी आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल कीजिए। वो व्यक्ति व संस्थाएं जिनके खाते टैक्स ऑडिट के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, उनके लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने और अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 वर्षों में भारत के विकास को गति देने में ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल दिन में 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की लत से निपटने के लिए संबद्ध एजेंसियों और राज्यों के बीच समन्वय का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भाजपा समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरित किए। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ली। दिल्ली और झारखंड के देवघर के बीच आज से सीधी विमान सेवा शुरू। भारत ने कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा और खाद्य संकट का तत्काल समाधान करने को कहा। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने रजत और गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कल मन की बात कार्यक्रम सुनने को कहा है। ये कार्यक्रम कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से प्रसारित होगा। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि पिछले महीने कार्यक्रम में अंतरिक्ष, खेल और रथ यात्रा जैसे विषयों पर बातचीत की गई थी। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। क्षेत्रीय भाषाओं में यह कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज नई आबकारी नीति को वापस लेने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 1 अगस्त से शराब केवल सरकारी शराब की दुकानों में ही बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सरकारी दुकानों में कोई भ्रष्टाचार न हो और शहर में किसी भी तरह से अवैध शराब न बिक सके। इससे पहले उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की सिफारिश की थी। दिल्ली और झारखंड के देवघर के बीच आज सीधी विमान सेवा शुरू हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल डॉक्टर वीके सिंह सेवानिवृत्त ने इंडिगो की इस उड़ान का ऑनलाइन उद्घाटन किया। श्री सिंधिया ने कहा कि देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। इस उड़ान से लाखों लोगों को लाभ होगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार ने देश के स्वास्थ्य क्षेत्र के अगले 25 वर्ष की परिकल्पना तैयार की है। उन्होंने कहा कि इससे चिकित्सा पेशेवरों के लिए रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे, साथ ही लोगों की बेहतर तरीके से सेवा की जा सकेगी। श्री मांडविया आज नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के 4थे स्थापना दिवस और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दीक्षांत दिवस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश एक सुलभ, सस्ती और रोगी के अनुकूल स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की दिशा में आगे बढ़ा है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज नवी मुंबई के खारघर में आयुष भवन परिसर का उद्घाटन किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा कई पद्धति सदियों से कारगर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिकित्सा के इस पारंपरिक पद्धति के लाभों को आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ मिलाने के विचारों को आगे बढ़ाया है। श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए चेहरा पहचान प्रणाली की शुरुआत की। इससे उन बुजुर्ग पेंशन धारकों को मदद मिलेगी जिन्हें बायोमेट्रिक के जरिए उंगलियों या आंखों से पहचान स्थापित कराने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। श्री यादव ने इस अवसर पर पेंशन और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना EDLI कैलकुलेटर भी जारी किया। इससे पेंशन धारक और उनके परिजन पेंशन तथा बीमा लाभ की गणना कर सकेंगे।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में शामिल है। आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपके लिए प्रतिदिन प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए। गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। 30 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम आज मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोट्टई रियासत में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी कई मामलों में आगे रहीं। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थीं। वो मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य भी थीं और उसकी उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी वही थीं। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष और मद्रास निगम की महापौर निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। इन उपलब्धियों से भी ऊपर वो बाल विवाह और देवदासी प्रथा के विरोध में अभियानों सहित सामाजिक मुद्दों के संबंध में कार्यकर्ता के रूप में अधिक कॉलेज के प्राचार्य थे। वे मुत्तुलक्ष्मी की मां देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिष्कृत थे। मुत्तुलक्ष्मी को अपने ननिहाल से विशेष लगाव था और ननिहाल से इसी निकटता ने उन्हें देवदासी समुदाय और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायण स्वामी अय्यर ने परंपरा तोड़ी और मुत्तुलक्ष्मी को विद्यालय भेजा। जब मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन का विरोध किया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक इससे कॉलेज का माहौल खराब हो जाता। लेकिन पुदुकोट्टई के महाराजा ने उन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और मुत्तुलक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया। उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी को छात्रवृत्ति भी दी। कॉलेज के दिनों में मुत्तुलक्ष्मी की मुलाकात सरोजिनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगीं।
महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुथुलक्ष्मी के जीवन को बहुत प्रभावित किया। सन 1930 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेयक को कानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गए। मुथुलक्ष्मी रेड्डी जीवन भर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रहीं। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की आज की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न हुए ऊर्जा और खाद्य संकट का तत्काल समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रक्रिया में लचीलापन शामिल करना जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों की ताजा जानकारी के साथ है खेल डेस्क से नवीन सक्सेना। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन आज भारत ने अब तक 2 पदक जीत लिए हैं। भारोत्तोलन में 55 किलोग्राम में संकेत महादेव सरगर ने रजत और गुरु राजा ने 61 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों खिलाड़ियों को पदक जीतने पर बधाई दी है। महिला भारोत्तोलन में आज मीराबाई चानू 49 किलोग्राम और बिंदिया रानी 55 किलोग्राम वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी। मुक्केबाजी में पुरुषों की 57 किलोग्राम में हसमुद्दीन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी को 5-0 से हरा दिया है। वहीं 92 किलोग्राम में संजीत आज अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिलाओं के 70 किलोग्राम में लवलीना बोरगोहेन भी आज अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। बैडमिंटन में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारत ने श्रीलंका को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आज ही भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगा। टेबल टेनिस में महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुयाना को 3-0 से पराजित किया। पुरुष टीम ने उत्तरी आयरलैंड को हराया। स्क्वैश में जोशना चिनप्पा ने बारबाडोस के खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुष सिंगल में सौरभ घोषाल ने श्रीलंका के शमील वकी को पराजित कर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत क्षेत्र के पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले 25 वर्षों में भारत के विकास को गति देने में ऊर्जा और बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल दिन में 11 बजे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की लत से निपटने के लिए संबद्ध एजेंसियों और राज्यों के बीच समन्वय का आह्वान किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, भाजपा समाज के सभी वर्गों को सामाजिक और आर्थिक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि अवसंरचना कोष पुरस्कार वितरित किए। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति वापस ली। दिल्ली और झारखंड के देवघर के बीच आज से सीधी विमानन सेवा शुरू। भारत ने कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष के कारण ऊर्जा और खाद्य संकट का तत्काल समाधान करने को कहा। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन में संकेत महादेव सरगर ने रजत
और गुरुराज पुजारी ने कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।